नमस्कार दोस्तों। देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना से पहले पहले हमने कौन कौन से चैप्टर की बात की? हमने शुरुआत की थी संविधान सभा के गठन की। उसके बाद में हमने बात की थी अनुसूचियां। आज हम बात करते हैं प्रस्तावना। अच्छा, प्रस्तावना के बारे में अगर हम कहें कि यह अपन बता सकते हैं कि संविधान का अगर पूरा सार अगर हमें देखा जाए तो किसमें मिलेगा? प्रस्तावना। मतलब संविधान का पूरा सार, जैसे कि अगर हम बात करें भारत की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, राजनीतिक स्वतंत्रता किस आधार पे है, तो वो हमें सारी चीजें किसमें प्राप्त होंगी? प्रस्तावना में। अगर बात करें तो यह क्या है कि संविधान का पूरा सार, यानी संविधान संविधान का पूरा सार किसमें प्राप्त होता है? प्रस्तावना में। पूरा सार, संविधान का पूरा सार अगर हम देखें तो प्रस्तावना में हम प्राप्त हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि भारत की प्रकृति, नेचर, राजनीतिक विचार कैसे होते हैं। ये सब हमें प्रस्तावना में प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें कि हमें प्रस्तावना ये अमेरिका के संविधान से प्राप्त होती है। प्रस्तावना जो होती है हमें क्या कौन से संविधान से प्राप्त होती है? अमेरिका के संविधान से। ध्यान रखो इस बात की, यानी प्रस्तावना जो लिया गया हमें किस कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, इस पे ध्यान दो। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के प्रस्तावना के आधार पर है। प्रस्तावना की जो हम भाषा का प्रभाव देखें, अगर प्रस्तावना की भाषा का प्रभाव देखें तो हमें पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान के प्रस्तावना के ऊपर दिखा गया है कि प्रस्ताव की भाषा का प्रभाव, भाषा का प्रभाव कहां से मिलता है? मतलब ऑस्ट्रेलिया की संविधान, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना से। तो वो एक बात बताता हूं कि जैसे हम बोल रहे हैं कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किसका था? अमेरिका का था। और सबसे पहले प्रस्तावना भी किसने लिखी? अमेरिका ने। जाहिर सी बात है। तो हमने भी कहां से उठाई? अमेरिका से। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रस्तावना के शुरुआत में अगर प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रारंभ करते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तुत करते हैं। उद्देशिका प्रस्तुत करते हैं और उसी उद्देशिका के शब्द हैं कौन? प्रस्तावना। उसी उद्देशिका के शब्द क्या है? प्रस्तावना। इससे अगर हम बात करें, देखो दो तीन अगर इसमें बातें करें, जैसे एन एन ए पालकी वाला है, एन ए पालकी वाला संविधान की जो प्रस्तावना उसके बारे में कहते हैं कि यह संविधान का प्रारंभिक पहचान पत्र है। संविधान का क्या क्या कहते हैं? प्रारंभिक पहचान पत्र। कौन कहते हैं? एन ए पालकी वाला, पालकी वाला। एन ए पालकी वाला क्या कहते हैं? ये संविधान के प्रारंभिक क्या है? पहचान पत्र। प्रारंभिक, संविधान का प्रारंभिक पहचान पत्र। पहचान पत्र है, ध्यान रखो। एन ए पालकी वाला ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा कि यह संविधान का प्रारंभिक पहचान पत्र है। अगर हम इसे बात करें, जैसे हम इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं, यह किसने संबोधित किया था? किसने किया था? ठाकुर दास भार्गव ने। किसने किया था? ठाकुर दास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव क्या कहा? संविधान की आत्मा। और ठाकुर दास ने ही कहा था कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा था
कि प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना संविधान का की महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम बात करें ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा किसी प्रस्तावना को, और एक और कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। एक बात आता है के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी क्या कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। क्या कहते हैं? प्रस्तावना संविधान की क्या है? जन्म कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ये बातें किसने कही? के एम मुंशी ने। ये बातें तो हो गई कि प्रस्तावना के बारे में कौन क्या कहता है। अगर हम बात करें कि कई बार प्रस्तावना के ऊपर भी कई वाद होते हैं, जैसे बेरुवारी वाद है। बेरुवारी वाद में क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरुवारी वाद बेरुवारी वाद में क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अगर हम आगे बात करें 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती, जो अब तक का सबसे बड़ी पीठ का वो माना जाता है, मतलब 13 जजों की पीठ उसमें बैठती है। वो क्या एक निर्णय लेते हैं, मतलब एक अभिन्न निर्णय लेते हैं कि संविधान जो है, संविधान प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक अभिन्न भाग है और इसमें उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार से अन्य में। क्या क्या हुआ, देखो हम बात करते हैं कि जैसे इसमें बेरुवारी वाद, वाद 1960 में। बेरुवारी वाद कब हुआ था? 1960 में। ये क्या इसके इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग या अंग नहीं है। कि प्रस्तावना क्या लेते हैं सुप्रीम कोर्ट? प्रस्तावना संविधान संविधान का अंग नहीं है। संविधान का क्या नहीं है? वही प्रस्तावना अंग नहीं है। अगर हम बात करें एक और इसकी 24 अप्रैल 1973 केशवानंद केशवानंद भारती भारती वर्सेज केरल राज्य है। केरल राज्य है। 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देते हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है जैसे अन्यों में अंग है और इसमें उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। इसमें उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। जा सकता है जैसे कि अन्यों में। फिर आता है एक और वाद होता है एसआर बॉम्बई। एसआर बॉम्बे में भी सुप्रीम कोर्ट यही निर्णय देता है कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण या अभिन्न अंग है। महत्वपूर्ण या अभिन्न अंग है। एसआर बॉम्बई विवाद में भी 1994 में एसआर बॉम्बई विवाद होता है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट यही जजमेंट जाहिर करता है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इससे आगे अगर हम बात करें कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो ध्यान रखना सिर्फ एक बार।
कितनी बार संशोधन हो चुका है? सिर्फ एक बार। और कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक सिर्फ सॉरी प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही अभी तक संशोधन हुआ है, और कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। उसमें क्या क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द जोड़े जाते हैं। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द प्रस्तावना के अंदर जोड़ा जाता है। अगर हम प्रश्न पूछें, क्वेश्चन आए कि मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं है, तो अगर ऑप्शन में आ जाए समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और चौथा अगर इसमें बात करें, चौथा शब्द आ जाए बंधुता, तो उत्तर क्या होगा? बंधुता। मतलब तीन बाद में जोड़े गए और बंधुता थे। और अगर प्रश्न आ जाए कि इनमें निम्न में से प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं, तो उसमें तीन आएंगे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना है कब से जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? सिर्फ एक बार। कितनी बार हुआ है? एक बार। ध्यान देना इस बात का कि अगर हम बात करें प्रस्तावना में सिर्फ को हटाओ, अब तक एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ? हम बता सकते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या जोड़ा गया? ये तीन शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब तक ये सिर्फ तीन ही शब्द जोड़े गए हैं और एक बार ही हुआ है। कितनी बार हुआ है प्रस्तावना में संशोधन? सिर्फ एक बार ही। अब हम बात करते हैं पूर्ण रूप से प्रस्तावना की। ध्यान देना, मेरी बात सुने कि प्रस्तावना, एक तो ध्यान देना, प्रस्तावना शुरू से लेकर अंत तक जो का त्यों याद रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन है ना, प्रस्तावना से शब्द मिला लेते हैं कि क्रमबद्ध, कौन से शब्द क्रमबद्ध हैं, तो उस आधार पर भी हमें याद रखना चाहिए। जैसे हम प्रस्तावना की बात करें, जैसे हम भारत, अब प्रस्तावना में शुरुआत में लिखा है हम भारत के लोग, तो इससे क्या कहना चाहता है कि संविधान में क्या, इससे जाहिर होता है कि हम भारत के लोग, कि भारत के अंदर सर्वे सर्वा सर्वोच्च है क्या है? अगर क्वेश्चन आ जाए, सुनो मेरी बात, यहीं पर लिख देता हूं, क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सर्वोच्च किसे माना है? किसे माना है? ऑप्शन में आ जाए राष्ट्रपति, ऑप्शन में आ जाए प्रधानमंत्री, ऑप्शन में आ जाए संविधान, ऑप्शन में आ जाए, चौथा ऑप्शन आ जाए जनता। तो उत्तर क्या होगा? ध्यान देना, भारत में सर्वोच्च जनता है। सिंबल प्रस्तावना की पहली लाइन ही है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभु। समझ रहे हो क्या? भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? जनता को। हाँ, अगर ऑप्शन में जनता नहीं हो, ऑप्शन में जनता नहीं हो, तो फिर हम किसे मानेंगे? संविधान को। फिर हम किसे मानते हैं? संविधान को। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना कि अगर ऑप्शन जनता नहीं है तो फिर आएगा संविधान। राष्ट्रपति बाद की बात है, संविधान आता है सर्वोच्च में। ठीक है, अगर हम बात करें शुरुआत में प्रस्तावना की, तो देखो एक बार, ये देखो प्रस्तावना हमारे सामने, यूं कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहली लाइन ये है, हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग ही क्या हो रहे हैं? इसको
संविधान संपूर्ण प्रभुत्व है। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना इस बात का। संपूर्ण प्रभुत्व है मतलब जिस जो खुद ही अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने वाला हो, सामर्थ्य हो, जिसके ऊपर बाह्य किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं हो। संपूर्ण प्रभुत्व मतलब कहता ना कि वो कहता ना कि अपनुचि भगवान है, तो वही बात यहाँ पे है भारत के ऊपर। अब जो 1947 से पहले किसका शासन था, ब्रिटिश का। उसके बाद 1947 से जब भारत आजाद होता है तो किसी का भी शासन नहीं होता भारत के ऊपर, ना डोमिनेंट स्टेट है। तो भारत खुद अपने आप मतलब खुद निर्णय लेने वाला हो, वो होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तीन शब्द देखो, ये अच्छी तरह से याद करना। क्या लिख रखा है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए। अब ध्यान रखना इन शब्दों के अर्थ देखो। अगर हम बात करूं समाजवादी, समाजवादी से क्या मतलब होता है, समाजवादी मतलब किसी प्रकार के मतलब एक ऐसा समाज जिसके अंदर धर्मनिरपेक्ष यानी किसी प्रकार के धर्म के बारे में, या लोकतांत्रिक और ऐसा गणराज्य बनाने के लिए। सुनो, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, इसका मतलब क्या होता है कि लोगों के द्वारा भारत के सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है, राष्ट्रपति, उसको चुनना, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा यानी जनता के द्वारा सर्वोच्च हमारे पदाधिकारी, सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति को मानते हैं, उसको कौन चुनती है, जनता, चाहे वो प्रत्यक्ष चुने या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। तो वो होता है हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य समझ गया, धर्मनिरपेक्ष है, जिसका कोई धर्म नहीं हो, जिसका कोई धर्म नहीं हो मतलब सभी धर्मों को मानने वाला हो। कहने की बात यह है कि एक धर्म को बढ़ावा न देने वाला और सभी प्रकार के धर्मों को मानने वाला हो, धर्म निरपेक्ष। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे कौन सा धर्म है, सिर्फ इस्लाम। या अगर हम बगल में बात करें इधर बांग्लादेश में, तो वहां पे कौन सा धर्म है, इस्लाम। लेकिन भारत में पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष मतलब जिसका एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को मानने वाला हो। छोटी सी बात, अगर मैं एक बात करूं, एक आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे हमारे भारत में दिवाली की छुट्टियां पड़ती हैं, दिवाली की देते हैं हम छुट्टी, तो उसी आधार पे ईद की छुट्टी मिलती है, उसी आधार पे क्रिसमस की छुट्टी मिलती है। तो हो गया सभी धर्मों को मानने वाला जिसका एक धर्म नहीं हो। और इसके समस्त नागरिकों को हम किस प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये बात ध्यान रखना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में यानी संविधान में कितने प्रकार की न्याय हैं, न्याय हैं, तो उत्तर आएगा 3। संविधान हमें कितने प्रकार के न्याय देता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकार के न्याय देता है। कितने प्रकार की देता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकार की क्या देता है, न्याय देता है। तो उत्तर आ जाए संविधान के अंदर, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय है, तो हम लिखेंगे 3 प्रकार की। लेकिन याद रखना कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार की न्याय देते हैं। अगर यहीं पे बात करूं, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। देखो अभी दिखा देता हूं आपको, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। देखो यहाँ पे, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। आई बात समझ में, कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। पहली विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। वापस विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, अगर हम बात करें
स्वतंत्रता। संविधान में कितने प्रकार की दे रखी है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। और उनमें कौन कौन सी है? जैसे हम बात करें विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। यही बात समझ में? स्वतंत्रता कितने प्रकार की दे रखी है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें संविधान, उत्तर आ जाए सॉरी, क्वेश्चन बने संविधान में, यानी भारतीय संविधान में हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? तो लिखेंगे हम उत्तर 5 प्रकार की। और 5 प्रकार कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। अब अगर हम बात करें इसी के ऊपर कि फ्रांस क्रांति से, फ्रांस क्रांति से कितने शब्द लिए गए हैं? तो ध्यान देना, 3 शब्द हैं। कौन कौन से? फ्रांस क्रांति से 3 शब्द लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। बंधुत्व मतलब भाईचारा बनाए हुए, भाईचारा बनाना। कौन कौन सी है? समानता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये 3 शब्द कहां से लिए गए हैं? ये 3 शब्द कहां से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। ये 3 शब्द कहां से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। ध्यान रखना, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये 3 शब्द कहां से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। अगर हम और देखें इसके अंदर, हाँ, और देखो देखो इसमें प्रतिष्ठा, अवसर की समता, समता मतलब समता में कितनी मिलती है, यानी समानता में मिलती है। प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समानता। कितने प्रकार की समानता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। कितने प्रकार की समानता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के लिए तब व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को बनना सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज हम अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को क्या कर रहे हैं? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब क्या होता है? अधिनियमित का मतलब क्या होता है? लागू करना। आत्मा प्रेरित का मतलब होता है स्वयं ग्रहण करना। और अंगीकृत मतलब अडॉप्ट, संविधान को हम अडॉप्ट करना, मतलब इसको प्राप्त करना। ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित, लागू करना और आत्मप्रीत यानी स्वयं, स्वयं पर, स्वयं हम इसके ऊपर लागू करते हैं क्या? और ये किससे है? ये कौन कह रहा है? हम भारत के लोग, मतलब जनता, हम भारत के लोग। देखो संविधान में अभी तक क्या होता है? प्रस्तावना में, सॉरी, प्रस्तावना के अंदर अगर हम बात करें, अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं सिर्फ इनके क्रम में, कि अगर आ जाए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, सही क्रम क्या है? आ जाए धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। तो इन तीनों शब्दों को याद रखना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, मतलब क्रमबद्ध, क्रमबद्ध। और पूछा, और कई बार पूछ लेते हैं कि संविधान के अंदर हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है? तो हम लिखेंगे 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। अगर हम बात करें संविधान के अंदर भारत का शब्द कितनी बार प्रयोग में हुआ है? संविधान के अंदर अगर जैसे मैं बात करूं संविधान के अंदर भारत का, संविधान के अंदर भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? भारत शब्द का 2 बार। और वो भी कहां पे है? सिर्फ प्रस्तावना में है। किसमें है? सिर्फ प्रस्तावना के अंदर ही, भारत में सिर्फ प्रस्तावना के अंदर ही है। वो भी कहां है? सिर्फ प्रस्तावना के अंदर ही। और अगर हम बात करें जैसे यहां पे दे रखी उपासना व स्वतंत्रता, तो ये जो स्वतंत्रता है ये और कहां मिलती है हमें? मूल अधिकार में। कहां मिलती है? मूल अधिकार, आर्टिकल 19 में।
कहाँ मिलती है? मूल अधिकार आर्टिकल 19 में, ठीक है? तो ऐसे प्रस्तावना में जो-जो प्रश्न बनने थे, देखो प्रस्तावना हमें याद तो करनी पड़ेगी और जब याद करनी पड़ेगी, तो इसी के आधार पे बोलता हूँ इसको क्रमबद्ध हमेशा याद रखना। जैसे हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इस तरह से पूरे क्रमबद्ध हमें प्रस्तावना याद करनी पड़ेगी और जब याद होगी तभी हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो सही होंगे। इसको क्रमबद्ध याद करिए और प्रस्तावना से जो-जो प्रश्न अभी तक मैंने बताए थे कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की न्याय है और क्या-क्या शब्द फ्रांस की क्रांति से कितने शब्द लिए गए हैं, प्रस्तावना के बारे में किस-किस ने क्या कहा है, ये सारी बातें मैंने अभी आपको बता दी है और ये बातें हमेशा कंठस्थ लेना, इसके बाहर क्वेश्चन प्रस्तावना से नहीं जाएगा, ठीक है? और अब आगे हम बात करेंगे अगले क्लास में। जय राम जी की।